नमस्कार दोस्तों, आज हम वेटनरी एनाटॉमी की क्लास नंबर 9 लेने जा रहे हैं और उसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पाचन तंत्र का है, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वेटनरी एनाटॉमी क्लासेस के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। इसमें यदि आपकी इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेरीज है, कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। पाचन तंत्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पाचन तंत्र क्या होता है। तो देखो, शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, यानी कि उपापचयी क्रियाएं होती रहती है। तो यानी कि शरीर के अंदर क्या होती है, उपापचयी क्रियाएं होती है। और इन उपापचयी जब क्रियाएं होती है, जैसे बॉडी है, शरीर है, वो ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है, और दूध वाला जो पशु है उसमें दूध का उत्पादन हो रहा है, या अन्य कार्य जो फंक्शंस हैं वो बॉडी के अंदर चलते हैं। तो इन सभी उपापचयी जो क्रियाएं बॉडी के अंदर जो चल रही है, तो इसके लिए क्या किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा उस पशु को किससे मिलती है? भोजन के ऑक्सीकरण से। भोजन का जब ऑक्सीकरण होगा, भोजन का पाचन होगा, तो उससे उसको क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी, जिससे शरीर की जो सारी एक्टिविटीज है चल रही है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड का निर्माण हो रहा है, दूध वाले पशु में दूध का निर्माण हो रहा है, और शरीर के बॉडी की ग्रोथ भी हो रही है। तो ये सारी क्रियाओं के अंदर क्या है? उपापचयी क्रियाएं हैं, और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा किससे मिलती है? भोजन के ऑक्सीकरण से मिलती है। तो अब हम जानते हैं कि खाद्य पदार्थ के रूप के अंदर पशु अपनी किस किस प्रकार की डाइट लेता है। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट की डाइट देते हैं, फैट की डाइट देते हैं, इसी प्रकार से प्रोटीन की डाइट लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, और इसके अंदर विटामिन्स लेते हैं। यानी कि खाद्य पदार्थों के रूप में यदि कोई चीज पशु खाता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं। तो इन सारे खाद्य पदार्थों का वो पशु यूज करता है, और उस भोज्य पदार्थों का क्या होता है? वहां पे ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण से ऊर्जा मिलती है, जिससे शरीर की सारी जो एक्टिविटी है वो, अर्थात जो उपापचयी क्रियाएं हैं, वो चलती रहती है। अब हम समझते हैं कि पाचन जो तंत्र होता है वो क्या होता है। कि पाचन तंत्र के अंदर वे सभी अंग जो इन्वॉल्व होते हैं, सम्मिलित होते हैं। अर्थात वे अंग, यानी कि सबसे पहले पाचन के अंदर क्या होता है? भोजन को ग्रहण करेगा, ग्रहण करने के बाद भोजन का क्या होगा? पाचन होगा, और पाचन के बाद इसके अंदर क्या बनते हैं? अपशिष्ट पदार्थ। और इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से क्या निकाला जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि उसको बाहर निकालना। यानी कि वे अंग जो भोजन को ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद भोजन का क्या होता है? यहाँ पे पाचन होता है, और पाचन के बाद वहां बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, तो यह क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। अर्थात वो सभी अंग इन्वॉल्व होते हैं जो पहले भोजन को ग्रहण करेंगे, भोजन का पाचन करेंगे, और पाचन के बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे उनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो यह कहलाता है पाचन तंत्र। अब देखा जाए तो पाचन तंत्र के अंदर दो भाग होते हैं। दो भागों के अंदर इसको बांटा गया है। कौन कौन से भाग होते हैं पाचन तंत्र के अंदर? एक होता है इसके अंदर आहार नाल, और दूसरा होता है इसके अंदर सहायक पाचन अंग। सहायक पाचन के अंग होते हैं इसके अंदर। तो अब आहार नाल की बात करते हैं। तो आहार नाल क्या होता है, या आहार नाल को हम जीआईटी ट्रैक्ट भी बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम एलिमेंटरी कैनाल के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी नाम हमारे को ध्यान में होना चाहिए कि आहार नाल को जीआईटी अर्थात गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं, और एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जानते हैं। और अब देखा जाता है कि आहार नाल जो होती है वो कहां से कहां तक फैली होती है। तो आहार नाल जो होती है, सबसे पहला जो पार्ट होता है इसका मुख से स्टार्ट होती है,
और मुख जो होता है वो दो ओष्ठों यानी कि लिप से घिरा होता है, लिप या ओष्ठ। यानी कि आहार नाल की जो स्टार्टिंग कहां से हो जाती है, लिप्स यानी कि होठ से स्टार्ट हो जाती है और कहां तक जाती है ये, गुद्दा तक। गुद्दा यानी कि एनस तक ये क्या होती है, फैली हुई होती है। आहार नाल एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो होठों से स्टार्ट होकर गुद्दा या एनस तक जाती है। यदि ये फाउल की बात करते हैं तो फाउल के अंदर कहां तक जाएगी ये, क्लोएका के अंदर। यानी कि एंड इसका कहां पे होता है, फाउल के अंदर क्लोएका में होता है। और यदि हम नॉर्मल एनिमल्स की बात करते हैं तो यह लिप्स से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगी, गुद्दा और एनस तक जाएगी। कैसी संरचना होगी, एक लंबी नलिकाकार संरचना है जिसे जीआईटी ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जानते हैं। तो अब इसमें थोड़ा देख लेते हैं कि एक आता है इसके अंदर सहायक पाचन अंग, दूसरा पार्ट है इसका। और सहायक पाचन जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं और आहार नाल के अंदर जो पार्ट्स आते हैं वो कौन कौन से हैं, उनको हम डिटेल से देखते हैं। तो देखो इसमें जो पहला भाग आहार नाल है पाचन तंत्र का, उसको हम देखते हैं। तो आहार नाल जो होती है इसे हम जीआईटी ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं और एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जानते हैं। तो ये कहां से कहां तक फैली होती है, ये एक नलिकाकार संरचना होती है। कहां से कहां तक फैली होगी, ये लिप्स यानी कि ओष्ठ से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगी, ये गुद्दा तक जाएगी। और पोल्ट्री के अंदर कहां तक जाती है, क्लोएका के अंदर। तो फाउल की बात करते हैं तो फाउल के अंदर कहां तक जाएगी, ये क्लोएका के अंदर। तो ये हमारे को ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि सबसे पहले आहार नाल का जो पहला पार्ट होता है या आहार नाल का स्टार्टिंग जो होती है वो कहां से होती है। पहला भाग इसका क्या होता है, मुख। मुख होता है, मुंह होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, माउथ भी कहते हैं, या इसे हम ओरल ओपनिंग भी कहते हैं, ओरल ओपनिंग, या इसे हम जानते हैं रीमा ओरिस के नाम से, रीमा ओरिस के नाम से भी इसको जानते हैं। यानी कि आहार नाल की जो स्टार्टिंग होती है या पाचन तंत्र का जो पहला जो अंग होता है वो मुख से स्टार्ट होता है, जिसे मुंह भी कहते हैं, मुख कहते हैं, माउथ कहते हैं, ओरल ओपनिंग कहते हैं, या रीमा ओरिस के नाम से जानते हैं। और ये वाला जो मुख वाला पार्ट है वो आगे किसके अंदर खुल जाता है, मुख गुहा के अंदर। मुख गुहा में खुल जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, ओरल कैविटी। इसे ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं या इसे हम बक्कल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये नाम भी हमारे को ध्यान होना चाहिए। मुख गुहा को ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी कहते हैं, या इसका एक नाम और है जिसे हम कहते हैं कैवम ओरिस, कैवम ओरिस। तो ये नाम भी हमारे को ध्यान होना चाहिए। मुख किसके अंदर खुल गया, मुख गुहा के अंदर खुल गया। फिर देखो आगे मुख गुहा किसके अंदर खुल जाती है, ग्रसनी के अंदर। ग्रसनी के अंदर, या जिसे हम बोलते हैं फेरिंग्स। और यह हमने पहले भी देखा था, इसके अंदर श्वसन तंत्र के अंदर भी आता है, क्योंकि श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का जो कॉमन अंग होता है वो क्या होती है, फेरिंग्स या ग्रसनी होती है। मुख हुआ किसमें खुल जाएगी, ग्रसनी के अंदर। ग्रसनी आगे खुल जाएगी ग्रसिका के अंदर। ग्रसिका भी कहते हैं इसे, या इसको ग्रास नाल भी कहते हैं, या इसे हम ईसोफेगस के नाम से भी जानते हैं। तो ये किसमें खुल गई, ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस जो आगे जाके किसमें खुल जाती है, पेट वाला भाग होता है जिसे हम बोलते हैं अमाशय। ये अमाशय के अंदर खुल जाएगी, या पेट कह सकते हैं इसको, या स्टोमक कह सकते हैं। तो ये किसमें खुल जाती है, स्टोमक वाले भाग के अंदर खुल जाती है। इसी प्रकार से आगे अमाशय जो होता है वो किसके अंदर खुल जाएगा, आंत के अंदर, यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये किसके अंदर खुल जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर खुल जाएगा, यानी कि आंत के अंदर खुल जाएगा। तो यहां पे देखो सबसे पहले आहार नाल का जो पहला अंग होता है वो मुख से स्टार्ट हुआ। मुख किसके अंदर खुलता है, मुख गुहा के अंदर खुलता है। मुख गुहा आगे किसमें खुलती है, फेरिंग्स यानी ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी आगे किसमें खुलती है, ईसोफेगस अर्थात ग्रसिका या ग्रासनाल में। और ये अमाशय में खुलेगी आगे, और फिर ये खुल जाती है आंत के अंदर। अब इसमें हम ये जानते हैं कि जो आंत होती है, आंत भी इसमें क्या होती है, दो प्रकार की होती है। आंत के बारे में बात करते हैं तो आंत के अंदर एक तो होती है आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, और
फिर वो आगे किसके अंदर खुल जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन को हम बोलते हैं छोटी आंत, और उसके बाद बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन को हम बोलते हैं बड़ी आंत। तो छोटी आंत के भी इसमें देखा जाए तो 3 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम वैसे देखते हैं तो छोटी आंत जो होती है लंबाई के अंदर तो क्या होती है, लंबी होती है, लेकिन व्यास के अंदर कैसी होती है, संकरी होती है। तो नाम तो इसका छोटी आंत है, लेकिन ये लंबाई के अंदर यदि बात करते हैं तो लंबाई के अंदर तो ये क्या होगी, ज्यादा लंबी होगी, और व्यास के अंदर यदि बात करते हैं तो ये कैसी होती है, संकरी होती है। यानी कि इसका व्यास जो होता है वो कम होता है। इसी प्रकार से बड़ी आंत की बात करते हैं तो लंबाई के हिसाब से देखा जाता है तो लंबाई के अंदर क्या मिलेगी, ये कम लंबी मिलेगी, और व्यास देखा जाए तो इसका व्यास जो होता है वो चौड़ा होता है, या व्यास इसका ज्यादा होता है। तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होगी, लंबाई के अंदर ज्यादा लंबी मिलेगी, व्यास में संकरी मिलेगी, लेकिन बड़ी आंत की जब बात करते हैं तो लंबाई के अंदर कम लंबी और व्यास के अंदर कैसी मिलेगी, चौड़ी मिलेगी। अब इसमें यदि देखें हम स्मॉल इंटेस्टाइन या हम छोटी आंत के बारे में, तो इसका जो स्टार्टिंग वाला भाग होता है उसे बोलते हैं हम ड्यूडेनम। ड्यूडेनम आगे किसमें खुल जाता है, जेजुनम में, और जेजुनम आगे किसके अंदर खुल जाता है, इलियम के अंदर। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो सबसे पहले ड्यूडेनम किसमें खुलेगा, जेजुनम में, जेजुनम किसमें खुलेगा, इलियम में, और इलियम आगे किसमें खुल जाएगा, बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत के अंदर देखा जाए तो सबसे पहला भाग होता है इसका सिक्कम। सिक्कम आगे खुल जाता है कोलन के अंदर, और कोलन आगे खुल जाता है इसके अंदर रेक्टम के अंदर। तो ये हमारे को सीक्वेंस ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखा जाए तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम भाग होते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सिक्कम, कोलन और रेक्टम वाले भाग इसमें पाए जाते हैं। तो ये है आहार नाल के बारे में पूरा डिटेल, जो लिप से स्टार्ट होकर गुद्दा तक गई थी। मुख गुहा में खुल रहा था, मुख गुहा इसके अंदर ग्रसनी में खुल रही है, और ग्रसनी इसोफेगस में जाके खुल रही है। इसोफेगस आगे अमाशय में, और अमाशय आगे आंत में। आंत में भी सबसे पहले छोटी आंत आएगी, उसके बाद बड़ी आंत आएगी। तो बड़ी आंत के अंदर जैसे ही ये खुलेगी तो बड़ी आंत वाला जो भाग है उसके बाद लास्ट के अंदर ये किसके अंदर खुल जाएगी, गुद्दा के अंदर। तो ये गुद्दा वाला भाग आहार नाल का क्या होता है, अंतिम भाग कहलाता है। तो पहला भाग कौन सा हो गया, इसका मुख हो गया, माउथ हो गया, और अंतिम भाग कौन सा होता है आहार नाल का, गुद्दा होता है। देखो इसमें हमने पाचन तंत्र के देखा था 2 भाग होते हैं, एक भाग होता है आहार नाल और दूसरा भाग होता है इसके अंदर सहायक पाचन अंग। सहायक पाचन अंग। अब देखो सहायक पाचन अंग कौन कौन से होते हैं जो पाचन तंत्र के अंदर भाग लेते हैं या भोजन के पाचन में भाग लेते हैं। तो सबसे पहला अंग इसके अंदर क्या आता है, जीभ। सेकंड है इसके अंदर दांत, जिनका रोल भी पाचन के अंदर होता है। तीसरा है इसके अंदर लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां या सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, वो पाचन तंत्र में भाग लेती है। फिर इसके अंदर आएगा यकृत, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, लीवर, पाचन के अंदर मुख्य रोल होता है। फिर इसमें आता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि। और एक इसके अंदर आएगा स्प्लीन। स्प्लीन यानी कि जिसे हम क्या नाम जानते हैं, प्लीहा के नाम से जानते हैं। यानी कि यदि आपसे पूछा जाता है कि सहायक पाचन अंग कौन कौन से होते हैं जो पाचन के अंदर अपनी भूमिका अदा करते हैं, तो उसमें दांत आते हैं, जीभ आती है, लार ग्रंथियां आती है, लीवर यकृत आता है, पैंक्रियाज आती है और स्प्लीन आती है। तो ये होते हैं सहायक पाचन अंग। तो आगे हम देखते हैं कि ये आहार नाल है, और आहार नाल की उत्तकीय संरचना के बारे में हम जानते हैं। तो आहार नाल की उत्तकीय संरचना जो होती है, ईसोफेगस यानी कि ईसोफेगस से लेकर और गुद्दा तक यानी कि एनस तक, एनस तक अर्थात गुद्दा तक उत्तकीय जो संरचना आहार नाल के अंदर समान मिलेगी। मान लो आहार नाल है, एक क्या है, नलिकाकार संरचना होती है। तो उत्तकीय संरचना में हम ये देखते हैं कि इसकी सबसे अंदर वाली जो लेयर आएगी वो कौन सी आएगी, उसके बाद वाली कौन सी है। तो बाहर की ओर हम उसकी लेयरों का
क्या करेंगे, यहां पे डिटेल से देखेंगे उनको। तो सबसे पहला देखा जाए तो अंदर वाली जो लेयर आती है इसके अंदर, उसको बोलते हैं हम ट्यूनिका म्यूकोजा। ट्यूनिका म्यूकोसा या ट्यूनिका मिकोजा के नाम से जानते हैं, सबसे अंदर की लेयर होती है। उसके बाद आती है इसके अंदर ट्यूनिका सब म्यूकोजा। ट्यूनिका सब म्यूकोसा जो आएगी वो इसके अंदर सेकंड लेयर आएगी। तीसरी जो लेयर आती है इसके अंदर ट्यूनिका मस्क्यूलरिस। मस्क्यूलरिस। उसी प्रकार से सबसे बाहर की जो लेयर आती है इसे हम बोलते हैं ट्यूनिका सीरोसा, या इसे बोलते हैं ट्यूनिका फाइब्रोसा, या हम बोलते हैं इसको ट्यूनिका एडवेंशिया। तो ये है लेयरें। यानी कि सबसे अंदर से यदि बात करते हैं तो सबसे अंदर की जो लेयर आती है ट्यूनिका मिकोजा है, उससे बाहर आ जाएगी ट्यूनिका सब मिकोजा, उसके बाद आ जाएगी ट्यूनिका मस्कुलरिस, उसके बाद आ जाएगी ट्यूनिका सिरोसा, ट्यूनिका फाइब्रोसा या ट्यूनिका एडवेंशिया लेयर जो होती है वो सबसे क्या मिलेगी, बाहर की ओर। यानी कि यह वाली जो लेयर होती है वो सबसे बाहरी लेयर होती है, बाहर की ओर होती है। कि ट्यूनिका मस्कुलरिस वाली जो लेयर होती है इसके अंदर पाई जाती है अरेखित पेशियां। इसके अंदर कैसी पेशियां होती है, अरेखित पेशियां होती है, अर्थात इसे हम बोलते हैं स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स होती है इसके अंदर, अरेखित पेशियां होती है। तो इन अरेखित पेशियों के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर भी दो प्रकार की पेशियां मिलती है। एक तो मिलेगी अंदर की ओर जिसे हम बोलेंगे आंतरिक, और एक ये पेशियां मिलेगी बाहर की ओर जिसे हम बाहरी भी कह सकते हैं, बाहर की ओर होती है। तो इसमें हम पढ़ रहे थे अरेखित पेशियां है, स्मूथ मसल्स है। एक तो होती है आंतरिक और एक होती है इसके अंदर बाहरी होती है। तो आंतरिक वाली जो मांसपेशियां कैसी होती है इसके अंदर, वर्ताकार होती है, या इंग्लिश के अंदर बोलें तो इसको कैसी होती है, सर्क्यूलर होती है। और इसी प्रकार से जो बाहरी वाली होती है इसके अंदर कैसी मिलेगी, अनुदैर्ध्य प्रकार की होगी। अनुदैर्ध्य प्रकार की होंगी, अर्थात जिसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल प्रकार की होंगी। तो अब हमने देखा था ट्यूनिका मस्कुलरिस वाली जो लेयर है इसके अंदर अरेखित और स्मूथ मसल्स जो होती है, अंदर की ओर तो कैसी मिलेगी, वर्ताकार पेशियां मिलेगी, और बाहर कैसी मिलेगी, अनुदैर्ध्य मिलेगी। अब हम देखते हैं इसमें कि यदि इन वर्ताकार पेशियों के अंदर संकुंचन होता है तो क्या होता है। तो आहार नाल है जो जीआईटी ट्रैक्ट है, तो जैसे ही वर्ताकार पेशियों के अंदर क्या मिलेगा, संकुंचन होता है, यानी कि इसके अंदर जैसे ही क्या मिलेगा, संकुंचन होता है, तो इस संकुंचन से क्या होता है कि जीआईटी ट्रैक्ट की लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यदि व्यास की बात करते हैं तो व्यास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि जब आहार नाल के अंदर वर्ताकार जो मसल्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, या जैसे कोई स्प्रिंग होता है और स्प्रिंग के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसकी लंबाई तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन व्यास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी प्रकार से लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती है, जैसे मान लो ये आहार नाल है और अंदर की ओर इस तरीके से वर्ताकार होती है। अब इसमें यदि हम इसको दबाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, व्यास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और लॉन्गिट्यूडिनल जो होती है इस तरीके से होगी इसके अंदर। और यदि लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के अंदर संकुंचन होगा तो उसके अंदर क्या होता है, इसकी जो लंबाई होती है वो तो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इसका व्यास जो होता है वो बढ़ जाता है। यानी कि जब वर्ताकार मसल्स के अंदर संकुंचन होगा तो लंबाई बढ़ेगी आहार नाल की और उसका व्यास कम होगा। और यदि अनुदैर्ध्य प्रकार की जो मसल्स है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है, इनमें जब संकुंचन होता है तो आहार नाल की लंबाई तो क्या होती है, कम होती है, और व्यास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस प्रकार की जो गतियां आहार नाल में चलती है तो इसी को ही हम बोलते हैं कर्मा कुंचन गतियां। ये गतियां कहलाती है कर्मा कुंचन गतियां, या इसको बोलते हैं हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट, या इसे हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। अर्थात जैसे ही हम भोजन को मुख से ग्रहण करते हैं
तो इस प्रकार की जो कर्माकुंचन गतियां इसके अंदर क्या होती है, चलती रहती है, और भोजन जो होता है वो आगे बढ़ता हुआ चला जाता है और आहार नाल का अंतिम जो सिरा गुद्दा है वहां तक जाता है। यानी इस प्रकार से भोजन की मूवमेंट किससे होती है, कर्माकुंचन गतियों से होती है। जैसे ही भोजन मुख में गया तो ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन आगे से चलता रहेगा, तो ये भोजन मुख से लेके एंड गुद्दा तक, दूरस्थ सिरे तक जाता है। देखो इसमें आहार नाल जो है वो हमने देखा था मुख से स्टार्ट होके गुद्दा तक जाएगी। तो सबसे पहले हम मुख और मुख गुहा के बारे में जानते हैं, स्टार्टिंग इसकी हम करते हैं, तो उसको हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं। देखो डायग्राम की सहायता से समझेंगे तो यहाँ पे ये वाली जो चीज स्टार्ट होगी, यहाँ पे इस चीज को हम कहेंगे मुख, यानी कि यहाँ इसे हम क्या कहते हैं, ओरल ओपनिंग, या हम इसे क्या कहते हैं, रीमा ओरिस के नाम से। तो ये जो चीज है यहाँ पे क्या होता है, मुख जो होता है वो किससे गिरा होता है, लिप्स से गिरा होता है। यानी कि ये क्या चीज होगी, इसके अंदर लिप्स, या जिसको हम कहते हैं ओस्ट, होठ या ओस्ट के नाम से जानते हैं। तो देखो मुख के बाद स्टार्ट हो जाती है मुख गुहा। यदि हम पूछा जाता है कि आहार नाल का पहला भाग कौन सा है, मुख से स्टार्ट होता है जो दो होठों से गिरा हुआ होता है, और उसके जस्ट पीछे क्या होती है, मुख गुहा होती है। अब मुख गुहा की अंदर बात करते हैं तो ये मुख गुहा का जो ऊपर वाला हिस्सा है, तो ये मुख गुहा की क्या बना रहा है, इसके अंदर छत का निर्माण कर रहा है। तो मुख गुहा की छत का जो निर्माण करता है वो कौन करता है, इसके अंदर कठोर तालु। कठोर तालु या जिसे हम कहते हैं हार्ड पैलेट। तो मुख गुहा की छत किसने बना दी, हार्ड पैलेट ने बना दी। और इस जो हार्ड पैलेट है या कठोर तालु है, इसके पीछे की ओर यहां पे एक संरचना मिलेगी जिसे हम क्या बोलते हैं, कोमल तालु। यहां पे मिलेगा कोमल तालु या जिसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट पैलेट। तो अब देखो छत का निर्माण कौन कर रहा है, यहाँ पे कठोर तालु कर रहा है, और नीचे वाली जो साइड होती है मुख गुहा की, तो यहाँ पे एक बोन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मैंडिबल। यानी कि नीचे क्या होगा, यहाँ पे मैंडिबल होगा, और मैंडिबल या और जीभ के आधार भाग में वहां पे एक बोन छिपी रहती है जिसे हम बोलते हैं हायोड बोन। लेकिन यहाँ की जो कंडीशन है, हायोड बोन के ऊपर कौन सी मसल्स होगी, हायोड मसल्स मिलेगी, यहाँ पे मांसपेशियां मिलेगी। यानी कि मुख गुहा की फर्श का जो निर्माण है वो कौन कर रही है, मैंडिबल और हायोड मसल्स कर रही है। मुख गुहा की छत का निर्माण कौन कर रहा है, कठोर तालु यानी हार्ड पैलेट कर रहा है। इस हार्ड पैलेट के पीछे की ओर क्या होता है, यहाँ पे कोमल तालु होता है। और यदि हम इस मुख गुहा की साइडों की बात करते हैं तो साइडों के अंदर क्या मिलती है, यहाँ पे गाल मिलते हैं, या जिसे हम क्या कहते हैं, चिक्स कहते हैं, या चिक्स कहेंगे या गाल कहेंगे, या इसको हम क्या कहते हैं, कपोल के नाम से भी जानते हैं। यानी कि कोई भी मुख गुहा है उसकी साइडों के अंदर जो गालें हैं वो क्या बना रही है, दीवारें बना रही है। ऊपर छत कौन बना रहा है, कठोर तालु बना रहा है। नीचे की फर्श कौन बना रहा है, मैंडिबल और हायोड मसल्स बना रही है। और इस कठोर तालु के जस्ट पीछे की ओर क्या मिलता है, यहाँ पे कोमल तालु यानी कि सॉफ्ट पैलेट मिलता है। अब देखो ये मुख गुहा है, वो आगे वाला हिस्सा हमेशा कौन सा होता है, एंटीरियर, और पीछे वाला हिस्सा कौन सा होता है, पोस्टीरियर। तो आगे वाला हिस्सा है यानी कि मुख गुहा की जो एंटीरियर ओपनिंग होती है वो किसके रूप में खुलती है, रीमा ओरिस के रूप में। ये हमने पहले देखा है इसके अंदर कि मुख जो होता है दो होठों से घिरा होता है, उसका जो ओपनिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, रीमा ओरिस। यानी कि मुख गुहा की एंटीरियर ओपनिंग तो किसमें खुल जाएगी, रीमा ओरिस में, और मुख गुहा की पीछे की पोस्टीरियर जो ओपनिंग होती है वो इसमें ओरोफेरिंजियल के द्वारा, ओरोफेरिंजियल के द्वारा, ओरोफेरिंजियल इस्थमस के द्वारा किसके अंदर खुल जाती है, फेरिंग्स के अंदर खुल जाती है, अर्थात या इसको हम क्या कहते हैं, ग्रसनी के अंदर खुल जाती है। तो ये है मुख गुहा के बारे में डिटेल। तो सबसे पहले हमने देखा था मुख है, मुख वाला पार्ट दो होठों से गिरा हुआ है, लिप्स से गिरा होता है, और इस मुख के बाद आ जाती है मुख गुहा, और इस मुख गुहा की छत का निर्माण करवा रहा है कठोर तालु, इसकी फर्श का निर्माण करवा रहा है मैंडिबल प्लस हायोड मसल्स,
इसकी साइडों की जो दीवारें हैं मुख गुहा की, वो किससे बन रही है? गालों से, अर्थात कपोल से। अर्थात कठोर तालु के पीछे की ओर मिलता है कोमल तालु। तो ये तो गुहा हमने कंप्लीट की, और इसके आगे की जो ओपनिंग है, एंटीरियर ओपनिंग किसके द्वारा खुलती है? रीमा और इसके द्वारा। और इसके पीछे की पोस्टीरियर जो ओपनिंग है वो ओरोफेरिंजियल इस्थमस के द्वारा किसमें खुल जाएगी? फेरिंग्स के अंदर खुल जाएगी। तो ये थी मुख गुहा के बारे में। और यदि हम इसमें कुत्ते के अंदर या डॉग के अंदर बात करते हैं, तो डॉग की जो रीमा ओरिस होती है, डॉग की रीमा ओरिस कैसी मिलती है? चौड़ी मिलती है, क्योंकि डॉग का जो माउथ है वो बिल्कुल इस तरीके से खुलता है। तो मुंह की ओपनिंग ही क्या होती है? रीमा ओरिस होती है। और कुत्ते की रीमा ओरिस कैसी मिलेगी? चौड़ी मिलती है। और इसी प्रकार से यदि हम फाउल की बात करते हैं, तो फाउल की जो मुख गुहा होती है वो कैसी होती है? इस तरीके से होती है। कैसी होगी? त्रिभुजाकार होती है। फाउल की मुख गुहा कैसी मिलेगी? त्रिभुजाकार मिलेगी। और फाउल के अंदर जो लिप्स होते हैं, होठ होते हैं, वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। अब मुख गुहा के अंदर देखो, लिप्स आ रहे हैं, होठ आएगी, जीभ भी इसके अंदर आएगी, दांत भी इसके अंदर आएंगे। तो हर स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम मुख गुहा के अंदर जो बाहर की और मुख की ओपनिंग के अंदर पाए गए थे लिप्स, इसके बारे में जानते हैं। तो लिप्स के बारे में यदि हम देखें, या लिप्स को हम क्या नाम देते हैं? ओस्ट या होठ के नाम से जानते हैं। तो ये लिप्स सबसे पहले हम देखेंगे किसके बने, किसके होते हैं? ये मसल्स के बने होते हैं, मांसपेशियों के बने होते हैं। तो लिप्स के अंदर देखा जाता है कि जो ऊपर वाला होठ होता है, यानी कि ऊपर वाला जो ओस्ट है इसके अंदर, उसकी बाहरी सतह, ऊपर वाले होठ की बाहरी सतह, और जो नोस्ट्रिल के दो छेद मिलते हैं, यानी कि नासा गुहा के अंदर जो नोस्ट्रिल है, वहां के दो जो छेद होंगे, यानी कि दो छेद जो किसके होते हैं? नोस्ट्रिल के। नोस्ट्रिल के जो छेद हैं, या ऊपर वाला जो होठ की बाहरी सतह है, वहां का जो क्षेत्र होता है वो कैसा मिलेगा? बाल रहित होता है। अर्थात कोई भी प्रकार का वहां पे बाल नहीं पाया जाता। तो उस क्षेत्र को हम क्या बोल देते हैं? मजल या प्लेनम। मजल बोलते हैं, या इसे हम क्या कह देते हैं? प्लेनम के नाम से जानते हैं। कि हम देखते हैं पशुओं का जो ऊपर वाला होठ है उसकी बाहरी सतह और नोस्ट्रिल के जो छेद हैं, वहां के बीच की जो जगह कैसी मिलती है? बाल रहित होती है, कोई बाल उसमें नहीं पाए जाते। उसे हम क्या कहते हैं? मजल या प्लेनम कहते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि ये मजल जो प्लेनम होता है वो कैसा होता है? ठंडा भी होगा और नमी युक्त होता है। ठंडा और नमी युक्त होता है। और इस पर कौन से बाल होते हैं? संवेदी बाल पाए जाते हैं। नॉर्मली बाल होते नहीं है। बाल कैसे मिलेंगे? वहां पे संवेदी बाल होंगे, जिन्हें हम टैक्टाइल हेयर भी बोलते हैं। टैक्टाइल हेयर्स के नाम से भी जानते हैं। संवेदी बाल इसके अंदर मजल के ऊपर पाए जाएंगे। तो अक्सर हम ये भी देखते हैं कि किसी पशु को जब हम देखते हैं, तो जब फीवर की कंडीशन होती है तो मजल हमारे को बिल्कुल ड्राई मिलता है, सूखा मिलता है। तो हम उससे डायग्नोज करते हैं कि इस एनिमल को फीवर हो सकता है, अर्थात इससे टेम्परेचर आया हुआ है। और यदि वो एनिमल स्वस्थ है, तो हम जो मजल वाला हिस्सा है तो उस पर पानी की इस तरीके से बूंदे देखते हैं, यानी कि मजल कैसा होता है? ठंडा और नमी युक्त होता है। तो इससे हम इसका टेम्परेचर का, या कोई डिजीज के द्वारा यदि उस एनिमल को फीवर आया है तो उससे हम डायग्नोज भी करते हैं इस चीज को। तो मजल कैसा होता है? ठंडा नमी युक्त मिलेगा। और इस पे कौन से बाल पाए जाते हैं? संवेदी बाल पाए जाते हैं। तो अब इसमें यही चीज हम यदि घोड़े के अंदर देखते हैं या हॉर्स के अंदर देखते हैं, तो घोड़े का जो मजल होगा उसके अंदर क्या पाई जाएगी? यहाँ पे दरार पाई जाएगी। घोड़े के मजल के अंदर क्या पाई जाती है? दरार पाई जाती है। और उस दरार को हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रम के नाम से जानते हैं। तो घोड़े के अंदर जो मजल होगा वहां पे क्या मिलेगी? दरार होगी। और उस दरार को क्या कहते हैं? फिल्ट्रम कहते हैं। और घोड़े के अंदर वहां पे बाल पाए जाते हैं। यानी कि बाल हमने देखा था, रूमिनेंट पशुओं के अंदर मजल कैसा होता है? बाल रहित होता है। सिर्फ कौन से बाल पाए जाते हैं? संवेदी यानी टैक्टाइल हेयर पाए जाते हैं। लेकिन घोड़े के जो मजल होगा उसमें बाल पाए जाएंगे। और घोड़े के मजल में एक दरार होगी, और जिसे हम क्या कह देते हैं? फिल्ट्रम कहते हैं। और ये चीज कुत्ते के अंदर भी होती है। तो कुत्ते के अंदर भी फिल्ट्रम जो होती है वो पाई जाती है। और इसी प्रकार से यदि हम पिग की बात करें, यानी सुअर की बात करते हैं, तो पिग के अंदर जो ऊपर वाला होठ होता है वो किसके रूप में होता है? स्नाउट या थूथन के रूप में होता है।
यानी कि ऊपर वाला जो लिप्स होगा या होठ होगा इसके अंदर, वो कैसा होता है, या तो स्नाउट के रूप में होता है या इसे हम कहते हैं थूथन के रूप में होता है। यानी कि पिग के अंदर ऊपर वाला होठ क्या बनाता है, थूथन का निर्माण करता है। इसी प्रकार से यदि हम फाउल की बात करते हैं तो फाउल के अंदर जो होठ होते हैं, वो लिप्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसके अंदर जो होठ हैं, इनका काम क्या होता है, यदि इससे आपका इसमें कार्य पूछा जाए तो क्या होता है, कार्य इसका प्रीहेंशन का होता है। इसका मेन काम क्या होता है, प्रीहेंशन, और प्रीहेंशन का मतलब होता है भोजन को ग्रहण करना। तो ये हमारे को पता होना चाहिए, प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, भोजन को ग्रहण करना। यानी कि होठ जो होते हैं भोजन को ग्रहण करने में भी काम आते हैं, लेकिन ये सभी एनिमल के अंदर नहीं आते, कुछ पर्टिकुलर एनिमल है, जैसे कि शीप के अंदर यानी भेड़ के अंदर ये काम में आते हैं। बकरी के अंदर भी होठ क्या होते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार से ऊंट के अंदर, कैमल के अंदर और घोड़े या घोड़ी के अंदर ये भी किसके अंदर काम आते हैं, प्रीहेंशन का कार्य करते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कि लिप्स या होठ होते हैं, इनमें प्रीहेंशन का जो मुख्य अंग कौन से जानवरों में है होठ, तो उसके अंदर भेड़, बकरी, ऊंट और घोड़ा, ये 4 जानवर ऐसे हैं जिनके अंदर होठ क्या करते हैं, प्रीहेंशन का कार्य करते हैं, भोजन को ग्रहण करने का काम करते हैं। तो इस मुख गुहा के अंदर हमने लिप्स देख लिए, और इसकी जो साइडें किससे बन रही होती है, गालों से, या गाल, चिक्स या कपोल से बन रही है। तो इसके बारे में जानते हैं, गालों के बारे में, गाल भी कहते हैं इसको हम कपोल के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में यदि हम देखें तो अंदर जो गालें हैं, गाल वाला भाग है, तो अंदर की जो इसके अंदर परत होती है वो किसकी होती है, यहाँ पे म्यूकोजा की। यानी कि गालों के अंदर किसकी परत मिलेगी, यहाँ पे म्यूकोजा की परत मिलती है। और म्यूकोजा वाली जो परत होती है म्यूकोजा वाली जो परत होती है उसके अंदर इस तरीके से क्या पाए जाते हैं, पैपिला पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे, यहाँ पे पैपिला पाए जाते हैं। और ये पैपिला जो होते हैं वो एक हॉर्नी एपिथेलियम से क्या होते हैं, ढके हुए होते हैं। हॉर्नी एपिथेलियम से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, ढके हुए होते हैं। और इनका जो देखा जाए तो नीचे से ये कैसे होते हैं, ये शंकुनुमा होते हैं। यानी कि इसकी आकृति कैसी होती है, शंकुनुमा होंगे, हॉर्नी एपिथेलियम से ढके हुए होंगे। पाए कहां जाएंगे, गालों की म्यूकोजा के अंदर पाए जाएंगे। और इसमें यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जो पैपिला होता है, बड़ा पैपिला क्या कहलाता है, पैपिला सैलिवलिस कहलाता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि गालों के अंदर जो पैपिला पाए जाते हैं उनमें से सबसे बड़ा जो पैपिला होता है उसे क्या कहते हैं, पैपिला सैलिवलिस के नाम से जानते हैं। तो मेनली हम एनिमल्स के अंदर देखते हैं, कई बार ऐसा फील्ड में भी केस आता है कि ओनर हमारे को कहता है कि इसके जो साड़ू हैं उनके अंदर दिक्कत आ रही है, मुंह के अंदर झाग से जैसे ब्लीडिंग टाइप आ रही है, पशु चर नहीं रहा है, तो उसके साड़ू हैं यानी कि जो पैपिला है उनका साइज बढ़ गया है। तो इसमें भी कई बार क्या होता है कि यदि डंठल वाली कोई चीजें पशु खाता है तो इनके पैपिला के अंदर भी क्या होती है, इंजरी होती है, जिससे इनके अंदर ब्लीडिंग होने लग जाती है और इन्फेक्शन हो जाता है, और इनका जो साइज है वो बढ़ जाता है, जिससे पशु का जुगाली करना और पशु को भोजन ग्रहण करने का काम में दिक्कत आती है। तो अंदर मिकोजा की लेयर है, वहां पे ये पैपिला होंगे, हॉर्नी एपिथेलियम से ढके होंगे, आकृति शंकुनुमा होती है इनकी। यदि आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ा पैपिला कौन सा है इसके अंदर, तो पैपिला सैलिवलिस सबसे बड़ा पैपिला इसके अंदर होता है। उसके बाद आते हैं इसके अंदर मसूड़े हैं, मसूड़े देख लेते हैं। मुख गुहा के अंदर मसूड़े मिलेंगे। तो मसूड़े जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, घने फाइब्रस उत्तक के बने होते हैं। इसके बने होंगे, घने फाइब्रस उत्तक के बने होते हैं ये। और इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी ग्रंथि इसके अंदर नहीं होती। कि मसूड़े जो होते हैं वो घने फाइब्रस उत्तक के बने होते हैं, कोई प्रकार की इसमें ग्रंथि नहीं होती। देखो मुख गुहा के अंदर हमने लिप्स के बारे में देख लिया था, और उसकी गालों के बारे में देख लिया, और अंदर जो मसूड़े आते हैं उनके बारे में देख लिया। अब हम देख रहे हैं इसके अंदर कठोर तालु, और फिर देखेंगे हम इसके अंदर कोमल तालु। तो कठोर तालु के बारे में हम जानते हैं। कठोर तालु यानी कि हार्ड पैलेट। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर यह बनता है कि कठोर तालु क्या बना रहा है, मुख गुहा की छत बना रहा है। तो कठोर तालु क्या करता है कि मुख गुहा की क्या बनाता है, ये छत का निर्माण करता है। कठोर तालु किसका निर्माण करेगा, मुख गुहा की छत का निर्माण करेगा। और कठोर तालु के अंदर हमेशा हम जानते हैं कि आगे की ओर यहां पे क्या मिलता है, डेंटल पैड। आगे की ओर यहां पे डेंटल पैड मिलेगा, और पार्श्व के अंदर क्या मिलेगी, यहां पे एल्वियोलर आर्च।
एल्वियोलर आर्च मिलेगी, और पीछे की ओर क्या मिलता है, यहां पे कोमल तालु मिलता है। यानी कि कठोर तालु के आगे की ओर डेंटल पैड होता है। डेंटल पैड अब आगे भी देखेंगे हम कहां बनता है, क्योंकि रूमिनेंट पशुओं के अंदर ऊपर वाला जो जबड़ा होता है वहां पे इंसाइजर दांत जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, और उस खाली जगह को हम क्या कह देते हैं, डेंटल पैड। तो आगे की ओर डेंटल पैड, पार्श्व के अंदर एल्वियोलर आर्च, और पीछे की ओर यहाँ पे क्या मिल जाता है, कोमल तालु मिलता है। और यदि हम इस कठोर तालु के मध्यम की बात करते हैं, तो मध्यम के अंदर इस तरीके से एक सेंट्रल क्या पाई जाती है, इसमें रफे पाई जाती है, और सेंट्रल रफे होती है, और यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, इस तरीके से उभार पाए जाते हैं, और इन उभारों की संख्या जो होती है वो 15 से 19 होती है। 15 से 19 यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं। तो इसमें जो पहली रिज का जो उभार होता है, तो पहली रिज का जो उभार होता है, यानी कि फर्स्ट जो रिज होती है उसका जो उभार होता है उसे हम बोलते हैं पैपिला इंसिसिवा। उसे हम किस नाम से जानते हैं, पैपिला इंसिसिवा के नाम से जानते हैं। तो एक बार हम इसको देखते हैं। कठोर तालु किसका बना रहा है, मुख गुहा की छत का निर्माण कर रहा है। कठोर तालु के आगे की ओर क्या मिलेगा, डेंटल पैड, पार्श्व में क्या मिलेगी, एल्वियोलर आर्च, और पीछे की ओर क्या मिलता है, कोमल तालु। अब इस हार्ड पैलेट के बिल्कुल सेंटर के अंदर, बिल्कुल सेंटर के अंदर एक रिज मिलती है, यानी कि सेंट्रल रफे मिलती है, और उस पे कितने उभार हो गए, 15 से 19 उभार पाए जाते हैं। और पहली रिज का जो उभार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पैपिला इंसिसिवा के नाम से जानते हैं। और यदि हम इसमें घोड़े के अंदर बात करते हैं, तो घोड़े के अंदर ये डेंटल पैड जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। घोड़े में डेंटल पैड क्या होगा, एब्सेंट होता है। अब इसके अंदर कोमल तालु। कोमल तालु कहां पे है, कठोर तालु के जस्ट पीछे की ओर है, यानी कि कोमल तालु, या इसे हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट पैलेट के नाम से जानते हैं। सॉफ्ट पैलेट या कोमल तालु है। तो इसके बारे में देखें तो ये कहां पे है, हार्ड पैलेट के जस्ट पीछे मिलता है। कहां पे मिलेगा, हार्ड पैलेट के ठीक पीछे मिलेगा। या हम इसे हम कह सकते हैं कि जो मुख गुहा है वह नासा गुहा है। मुख गुहा और नासा गुहा के बीच में क्या मिलता है यहाँ पे, यानी कि यहां से जो स्टार्ट पीछे से नासा गुहा, नाक की ओपनिंग आ रही है, और मुख गुहा का जो भाग है, तो वहां पे क्या मिलेगा, हमारे को कोमल तालु मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो हम कहेंगे कि मुख गुहा और इधर से नासा गुहा है, उनके बीच के अंदर क्या पाया जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन का, म्यूकस झिल्ली का क्या पाया जाता है, फोल्ड पाया जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होगा, और उस म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड को ही क्या कह देते हैं, हम सॉफ्ट पैलेट कह देते हैं। और इसके पीछे किनारे पर जो म्यूकस झिल्ली का फोल्ड मिलता है, इस कोमल तालु के पीछे की ओर एक फोल्ड मिलेगा, और इस तरीके की एक संरचना बनती है, यानी कि उसे हम किस नाम से जानते हैं, यूबुला के नाम से जानते हैं। तो मुख गुहा और नासा गुहा के बीच में म्यूकस झिल्ली का फोल्ड पाया जाता है, जिसे हम कोमल तालु के नाम से जानते हैं। और इस कोमल तालु के पीछे की ओर म्यूकस झिल्ली का जो फोल्ड होता है उसे हम क्या कह देते हैं, यूबुला। ये यदि हम मुंह खोलते हैं तो इस तरीके की एक स्ट्रक्चर हमारे को दिखाई देती है, तो ये क्या कहलाती है, यूबुला कहलाती है। और यदि हम घोड़े की बात करते हैं, तो घोड़े के अंदर जो सॉफ्ट पैलेट होता है या कोमल तालु होता है, वो बड़ा होता है और कैसा होता है, विकसित होता है। घोड़े के अंदर सॉफ्ट पैलेट कैसा मिलेगा, बड़ा और विकसित मिलता है। इसलिए घोड़े के अंदर मुखीय श्वसन जो होता है वो नहीं पाया जाता, अर्थात घोड़ा मुख से सांस नहीं ले सकता, मुखीय श्वसन इसमें नहीं होता। और घोड़ा यदि उल्टी करता है तो वो उल्टी भी कहां से आती है, नाक से बाहर आती है, क्योंकि सॉफ्ट पैलेट इसके अंदर यदि ज्यादा विकसित होगा तो घोड़े के अंदर हम स्टोमक ट्यूब को यदि पास करते हैं तो वो आगे जाने के अंदर दिक्कत आती है इसके अंदर, क्योंकि सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो काफी ज्यादा विकसित है। इसलिए घोड़े के अंदर जो स्टोमक ट्यूब जो होती है उसको हम नाक वाले जो छेद होते हैं, नोस्ट्रिल वाले जो छेद हैं, वहां से पास की जाती है। तो घोड़े का सॉफ्ट पैलेट कैसा होता है, विकसित होता है, बड़ा होता है। इसलिए घोड़ा मुंह से सांस नहीं ले सकता, और घोड़ा यदि नाक उल्टी भी करेगा तो वो उल्टी भी नाक के द्वारा बाहर आएगी। और यदि पक्षियों की बात करते हैं तो फाउल के अंदर ये सॉफ्ट पैलेट जो होता है
वो क्या होगा, इसके अंदर एब्सेंट होता है। फाउल के अंदर सॉफ्ट पैलेट क्या होता है, एब्सेंट होता है।